जानिए गुरिल्ला जंग, माइंड गेम्स का जाल और तजस्सुस से भरपूर बलाच बलोच की दास्तान। 19वीं सदी के मशहूर गुरिल्ला जंगजू ची गोयरा से एक सदी पहले एक बलोच ने गुरिल्ला जंग के असरार और दावपीच को कामयाबी से मुतारिफ कराया। ये कहानी है बलाच बलोच की, जिसने अपने भाई दूदा बलोच के कत्ल का बदला लेने के लिए सिर्फ चंद दोस्तों के साथ पूरे सरदारी निजाम को हिला कर रख दिया। जानिए कैसे चंद दलेर इरादों और हिकमत भरी माइंड गेम्स ने सरदार बीवर्क बलोच के इक़्तिदार को तहवोबाला कर दिया। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ बलोच डी.आई. खान। रवायात की पासदारी में सरदार बीवर्क के हाथों जान देने वाले दूदा बलोच का भाई बालाच बलोच अभी कमसिन था जब ये सानेहा पेश आया, लेकिन उस वक्त से उसकी माँ ने उसे बतौर फ़र्ज ये बात ज़हन नशीन करा दी कि उसने अपने भाई के खून का बदला लेना है। दूदा के कत्ल के बाद माँ की तरफ से नसीहत लिए बालाच बलोच ने अपना इलाका छोड़ दिया और कई सालों तक दर बदर की खाक छानता रहा। लड़ाई के नए दावपीच, ताकतवर दुश्मन से लड़ाई के तरीक़े, जंग की हिकमत अमली, नए तरीक़े से लड़ाई के लिए मैदान बनाना, यहाँ तक कि वो इंतकाम लेने के काबिल बन गया और वो अपने इलाके पहुंचा। उसके साथ गिनती के चंद दोस्त थे, लेकिन वो अब अपनी बाहोटी समी का माल लूटने और भाई दूदा को मारने वालों के लिए कहर की अलामत बन गया। एक तरफ वो अकेला था या उसके गिनती के चंद दोस्त उसके साथी थे, जबकि मुकाबले में बीवर्क अपनी पूरी सरदारी कुव्वत के साथ था। इस आलम में बीवर्क से टकराना बालाच के हिस्से में आया था। जब टक्कर मुकाबले की न हो और बदमस्त ताकत का खात्मा भी मकसूद हो, तो फिर बहादुरी के साथ वक्त और हालात से भी फायदा उठाया जाता है, और बालाच ने भी यही कुछ किया। उसने बीवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों के एक दराज सिलसिले का आगाज किया, जिससे बिलाखिर बीवर्क के साथ उसकी तमाम तर कुव्वत भी खत्म हो गई और अंजाम कार उनके कबीले को वो इलाका छोड़ना पड़ गया। बालाच की कार्रवाई बीवर्क के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करने के बाद छुप कर वार करने की थी। गोया वो एक किस्म की गुरिल्ला लड़ाई थी जो बालाच ने बीवर्क के खिलाफ शुरू कर दी थी। इस तरह बालाच बलोचों में गुरिल्ला लड़ाई लड़ने का अव्वलीन फर्द था, जिसने उसके जरिए एक ताकतवर दुश्मन को नीस्त नाबूद कर दिया। उसने रात की तारीकियों को अपना दोस्त बना लिया। वो रात की तारीकी में बीवर्क के कस्बे पर टूट पड़ता और उससे कब्ल के वो अफराद संभल कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते, बालाच कई अफराद को कत्ल कर देने के बाद कहीं से कहीं पहुंच चुका होता। ये बात भी न थी कि बालाच बलोच रिवायात के बरअक्स बीवर्क पर लाइल्मी में बुज़दिली के साथ हमला कर रहा था। उसने बीवर्क के खिलाफ इंतकाम और लड़ाई का ऐलान कर रखा था और कहला दिया था कि तुम लोग होशियार रहना, मेरा जब जी चाहेगा मैं आकर अपना वार करूंगा। एक मर्तबा बीवर्क ने यह कहलवाकर बालाच को इश्तियाल दिलाने की कोशिश भी की कि ये क्या तुम गीदर की तरह रातों को बुज़दिलाना हमले करते हो? अगर मर्द हो तो दिन के वक्त आकर दो दो हाथ कर लो। बीवर्क का मतलब ये था कि किसी तरह बालाच एक मर्तबा दिन के वक्त उसके कबीले के दरमियान आ जाए, ताकि फिर वो जिंदा वापस जाने के लिए बाकी न रहे। बालाच इश्तियाल दिलाने की इस हकीकत को समझता था। उसे अपनी बेसर्फ सामानी कैफियत और बीवर्क की ताकत का बखूबी अंदाजा था, इसलिए ऐसा करना उसके नज़दीक बहादुरी नहीं बल्कि खुदकुशी के मुतरादिफ था। बालाच, जो कि एक अजीम बलोच शायर भी थे, ने गीदरी के बुज़दिलाना ताने पर शायरी में जवाब देते हुए यूं बीवर्क से मुखातिब होता है। बीवर्क, क्या तेरे होशो हवास सलामत है? मैं भी गीदर की तरह नहीं लड़ता, मैं शीरों की तरह दुश्मन पर टूकता हूं। मेरे पास ना तो 1000 सवार हैं, ना ही कोई बड़ा लश्कर है। मैं तो सिर्फ तन्हा हर रात सावन के बादलों की तरह गरजते हुए लड़ने आ जाता हूं। इस तरह बाल आज तन्हा कई सालों तक बीवर्क के खिलाफ नबर्द आजमा रहा और बिलाखिर एक रात उसका सामना बीवर्क से होता है। दोनों में लड़ाई होती है और बाल आज बीवर्क को कत्ल करके साबित करता है कि बलोच अपना बदला कभी नहीं छोड़ते। वो अपने बाहुट की लाज रखने वाली कौम अपनी रिवायात की पासदारी से कभी पीछे नहीं हटे। बाल आज अपने इलाके में वापस आ जाने के बाद वो फिर कभी वहां से नहीं गया। वो तादम मर्ग बीवर्क के जुल्म के खिलाफ मसरूफ जिहाद रहा और अपने आखिरी दिन भी
जबकि बीवर्क के कुछ लोग उसका पता मालूम करके उसके करीब आए ताकि उसको कत्ल कर सके, तो बालआच ने ये जानते हुए कि आज ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसने ये बहाना करके कि बुढ़ापे के सबब मैं तुम लोगों की बात सुन नहीं रहा हूं, जरा मेरे कान के करीब आकर बात करो। इस पर बीवर्क के कबीले में से एक बालआच के नजदीक आ गया। जब वो बालआच के करीब हो गया तो उसने अपना खंजर उसके सीने में घूंप कर कहा, बालआच ने कत्ल होने से पहले अपना इंतकाम भी ले लिया। इसके बाद बीवर्क के दीगर कबाइलियों ने हमला करके बालआच को भी खत्म कर दिया और उसकी यादें बलोच तारीख के सफहात में बाकी रह गईं। बालआच की तारीख के मुताले के बाद यह एतराज़ किया जा सकता है कि बालआच ने भी तो महज अपने भाई का इंतकाम लेने की खातिर अपने ही बलोच कबीले के बहुत से अफराद को कत्ल किया, तो उसमें उसकी अजमत कैसे हुई? इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि उसकी तलवार का निशाना बनने वाले बलोच ही थे। लेकिन देखना सिर्फ ये है कि आया बालआच ने की लड़ाई कबायली सोच के गलबे के तहत लड़ी, या उसकी लड़ाई और बलोच तारीख की आम कबायली लड़ाइयों में कुछ फर्क भी है। अगर हम इस नुक्ता नज़र से बालआच की लड़ाइयों का जायजा लें तो ये बात साबित हो जाती है कि बालआच की लड़ाई कतन एक कबीले के खिलाफ इंतकामी लड़ाई नहीं थी। बीवर्क जरूर बालआच का दुश्मन था और वो उसकी दुश्मनी का हदफ भी था, और दुश्मनी का सबब उसके भाई दूदा का कत्ल ही था। मगर उसकी असल बुनियाद सम्मी के बाहोटी का शरफ व तकद्दुस बहाल रखना था, और बालआच ने उसकी खातिर कत्ल व गारतगरी को रवा रखा। बालआच की पूरी शायरी का मुकम्मल मुतालिया कर लेने के बाद इस बात में किसी शक का इम्कान बाकी नहीं रहता कि बालआच ने बीवर्क के खिलाफ लड़ाई को कभी भी बलेदी कबीले के खिलाफ लड़ाई का नाम नहीं दिया। उसने कभी बलेदी कबीले के खिलाफ कोई बात नहीं कही, उन्हें कमतर या बुज़दिल करार देकर अपने कबीले यानी गौरगिज की बहादुरी और अजमत के गीत नहीं गाए, जो कि उस जमाने का दस्तूर था। लेकिन बालआच ने एक लम्हे के लिए भी ऐसी हरकत नहीं की। अगर बालआच की बहादुरी और शुजाअत भी एक गौरगिज जंगजू की हैसियत में बलेदी कबीले के खिलाफ कबायली खून और इंतकाम से इबारत होती तो वो हरगिज अजीम न होता, न ही बलोच तारीख में वो फ़ख्र की एक अलामत बनता। अब मैं इस फ़र्क की वजूहात के बारे में कुछ वजाहत करता हूँ। बालआच ने कभी भी बेवर्क के खिलाफ अपनी लड़ाई को बलेदी कबीले के खिलाफ लड़ाई का नाम नहीं दिया, बल्कि वो बेवर्क को जुल्म व जब्र और बदी की एक जाबराना अलामत करार देकर उसके खात्मे के लिए बरसरे पैकार रहा। कमज़ोर और तन तनहा होने के बावजूद उसने बेवर्क की कुव्वत को ललकारा और बिलाखिर जुल्म व इस्तेहसाल के इस निशान को मिटा डाला। ये मजलूम और जालिम के दरमियान जंग थी। ये इंसाफ और ताकत का मुकाबला था। जिस चीज ने बालआच को एक बलोच का अक्स बना डाला, वो बालआच की खुद को बलोच अकदार और रिवायात की अलामत साबित करना था। बालआच की अजमत इस वजह से है कि उसने खुद को गौरगिज और बेवर्क को बलेदी नहीं समझा, बल्कि उसने अपनी इनफिरादी हस्ती को बलोच कौम की इज्तिमाइयत में बदल कर रख दिया। उसने खुद को अपनी ज़ात को बलोच अकदार, रिवायात और अजमतों का अमीन व पासियान बना दिया, और बेवर्क को बलोची अजमत व वक़ार का दुश्मन करार देकर बलोच आनो नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उसके खात्मे को ज़रूरी फरीज़ा करार दिया। इसलिए बालआच को आज हर बलोच अपने कौमी वजूद और अजीम रिवायात का मजहर ख्याल करता है, और उसका नाम वाक़ईन बलोच अजमत का निशान है। वो अपनी शायरी में कहता है, पहाड़ बलोचों के किले हैं, ऊंची बुलंद चोटियां उनके हमसाए हैं, दुश्वार गुजार और बेराह घाटियां उनके साथी हैं। वो बहुते चश्मों का पानी पीते हैं, मिजरी के पत्ते उनके आबखोरे हैं, खारदार झाड़ियां उनकी नशिस्तगाह है, सख्त जमीन उनके गदेले हैं, हमारे जूते हमारे लिए घोड़े हैं, उम्दा तलवारें हमारे बेटे हैं, नोकदार खंजर हमारे दामाद हैं, सख्त और चौड़ी ढालें हमारे भाई हैं, बड़े चौड़े कमान हमारे बाप हैं। इन अशआर में एक बालआच ने एक सही बलोच का नक्शा पेश किया है कि एक बलोच को किसी आसाइश की हाजत नहीं है,
نہ ہی اپنے آن و ناموس کے تحفظ کی خاطر اسے کسی بھی رشتے کی محتاجی کی ضرورت ہے۔ اس کے تمام تر رشتہ دار اس کے ہتھیار اور ضرورتیں پہاڑ، پتھر اور گھاٹیاں ہیں۔ ان چیزوں کو کل کائنات سمجھ کر ہی ایک بلوچ اپنی انفرادیت کو اجتماعیت یعنی کل کائنات میں بدل کر ہی اس کا محافظ بن سکتا ہے۔ یہ داستان عزیز محمد بگٹی کی کتاب بلوچستان شخصیات کے آئینہ میں سے نقل کی گئی ہے۔ بلوچستان کے خطہ دامان کے بلوچ قبائل کے بارے جاننے کے لیے دیکھتے رہیں دا ہسٹری آف بلوچ ڈی آئی خان۔